मई 1999 कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बीच लगातार गोलीबारी शुरू थी। बोफोर्स की गन्स आसमान को झिंझोड़ रही थी और दिन पर दिन पारा शून्य से नीचे गिरते जा रहा था। लेकिन इसी समय दिल्ली में सत्ता के गलियारों में गर्मी थी। 25 मई का दिन था। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल की लड़ाई में लड़ाकू जहाजों के इस्तेमाल को गो अहेड दिया, लेकिन साथ ही एक इंस्ट्रक्शन भी कि किसी भी सूरत में हमारे लड़ाकू जहाज लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। यह तो ठीक ऐसे ही था कि एक हाथ बांधकर मानो लड़ाई के मैदान में भेज दिया हो, बट स्टिल इट वॉज अ बिग डेवलपमेंट और पाकिस्तान के लिए खुली चेतावनी थी। 26 मई की सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन से एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स उड़ान भरने लगे। आसमान गड़गड़ाहट से भर गया और इसी के साथ शुरू हुआ कारगिल की लड़ाई में इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन सफेद सागर। जय हिंद। I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to take part in the battle zone in Operation Vijay, popularly known as Battle of Kargil. And welcome to Shaurya Tales, a series of awe-inspiring stories, timeless traditions and trivia of Indian Armed Forces. तो शौर्य टेल की आज की कहानी शुरू करते हैं और चलते हैं इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू जहाजों के कॉकपिट में बहादुर पायलट्स के साथ कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर और पाकिस्तानियों को दिखाते हैं हमारा लोहा। इस ऑपरेशन को शुरू करने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स के सामने कई चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज, यह पूरा ऑपरेशन 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रहा था, जहां का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। दूसरा चैलेंज, दुश्मन की पोस्ट्स पहाड़ियों के ऊपर जगह जगह फैली हुई थी और बहुत ही छोटी थी, जहां उन्हें एम करके मारना थोड़ा मुश्किल था। तीसरा चैलेंज, जो इंस्ट्रक्शन हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से मिला था कि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते हम किसी भी सूरत में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। अब इन चैलेंजेस के साथ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर के साथ कारगिल में उतरी। दिन 27 मई 1999, डे 2 ऑफ ऑपरेशन सफेद सागर। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता MiG-21 पर पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। टारगेट दुश्मन के ठिकानों पर रॉकेट से हमला करना। उन्होंने दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करना शुरू किया, लेकिन फिर क्या हुआ? एकदम से एक अजीब सी आवाज आई और उनका इंजन बंद हो गया। प्लेन एक पत्थर की तरह नीचे गिरने लगा। अपनी ट्रेनिंग का ध्यान रखते हुए, ट्रेनिंग में सीखे हुए किसी सबक को न भूलते हुए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने अपने प्लेन से इजेक्ट किया, यानी पैराशूट की मदद से वो प्लेन से बाहर निकल आए और नीचे की तरफ आने लगे। हवा का रुख पाकिस्तान की तरफ था और धीरे धीरे कर उनका पैराशूट LOC के दूसरी तरफ जाने लगा और उन्होंने पाकिस्तान में लैंड किया। पाकिस्तानी फौजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अपनी ट्रेनिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इस बहादुर एयर वॉरियर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और दुश्मन पर फायर करना शुरू किया, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें बंदी बना लिया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता
8 दिनों तक, जी हां, 8 दिनों तक पाकिस्तान की कैद में एक प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रहे। ठीक इसी समय आसमान में एक MiG-27 उड़ रहा था, जिसे उड़ा रहे थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। उनके रेडियो सेट पर खबर आई कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का प्लेन क्रैश हो गया है और उनकी लोकेशन का पता करना है। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने बिना एक सेकंड गवाए LOC की तरफ रुख किया और बहुत नीचे उड़ान उड़ने लगे। जोर की आवाज आई, एक धमाका हुआ और पाकिस्तानियों की शोल्डर टू एयर मिसाइल, जिसे स्टिंगर मिसाइल कहते हैं, उसका गोला आकर ठीक उनके प्लेन पर लगा। प्लेन एक आग के गोले में तब्दील हो गया, लेकिन फिर भी इस एयर वॉरियर ने अपना जोश और होश दोनों कामयाब रखते हुए अपनी लोकेशंस हेडक्वार्टर को भेजी और फिर पैराशूट की मदद से इजेक्ट किया। इमेजिन करिए, नीला आसमान, सफेद और काले रंग में लिपटी हुई नुकीली पहाड़ियां और आसमान से उतरता हुआ एक जाबाज। नीचे से पाकिस्तानी घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने एक के बाद एक कई गोलियां स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के शरीर में उतार दी। खून से रिसता हुआ उनका शरीर आसमान से नीचे आ रहा था और उन्होंने LOC में पाकिस्तान की तरफ लैंड किया। उसके बाद भी पाकिस्तानियों ने क्लोज रेंज से उनके ऊपर कई गोलियां चलाईं। यह एक हत्या थी और इस हत्या की गूंज इंडिया ने कई इंटरनेशनल फोरम्स पर सुनाई। पूरे देश में गुस्से का माहौल था। अगले दिन मई 28, 1999 फिर एक हादसा हुआ। हमारी अटैक गनशिप मी-17 हेलीकॉप्टर पर दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल का अटैक आया और हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 4 फौजी मारे गए। दिस वॉज अ टाइम टू गो बैक एट द ऑप्स रूम। वापस से स्ट्रैटेजीज को रीवर्क करने का टाइम था, क्योंकि हम हार नहीं मानेंगे। क्योंकि दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल का रेंज 28,000 फीट था, तो अब यह तय किया गया कि हमारे सारे जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेंगे। और नतीजा क्या हुआ? दुश्मन ने कारगिल की लड़ाई में तकरीबन 100 स्टिंगर मिसाइल फायर की, लेकिन शुरुआती दिनों के इन 3 हादसों के बाद हमारे एयरफोर्स के एक भी जहाज को खरोंच तक नहीं आई। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या रिवर्क हुई कि MiG-27 और MiG-21 जैसे जहाजों के जो बॉम्ब्स थे, वो इतनी ऊंचाई से जब गिराए जाते थे तो हवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो अपने टारगेट पर एक्यूरेट फायर नहीं कर पाते थे। अब हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र था। MiG-27, MiG-21 और MiG-23 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया मिराज 2000। मिराज 2000 के पास एक नई टेक्नोलॉजी थी, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। ना केवल अब हम प्रेसिशन बॉम्बिंग कर रहे थे, बल्कि उस अटैक के डैमेज की फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ रही थी। दुश्मन पे कहां हमला किया और उस हमले का क्या नतीजा हुआ। It was a killer attitude, an attitude of just do it, and Indian Air Force was now killing it. हमने दुश्मनों की पोस्ट्स को नेस्तनाबूद करना शुरू किया और एक एक कर उनकी सप्लाई लाइंस को उड़ा दिया। इसका एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। इंडियन एयरफोर्स की शौर्य गाथा तब तक पूरी नहीं है जब तक हम मंटो ढालो की कहानी आपको ना सुनाएं। मंटो ढालो वॉज अ सप्लाई बेस ऑफ पाकिस्तानीज। इस सप्लाई बेस में
पाकिस्तानी सैनिक थे, राशन, गोला बारूद, और इसको खत्म करने का मतलब था पाकिस्तानियों की कमर तोड़ना। लेकिन इंडियन एयरफोर्स वॉज इन नो हरी। हम अपने टारगेट को चुनकर और अपने पसंद के समय पर उस पर अटैक करना चाहते थे। तो दिन चुना गया जून 17, जब एक बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक वहां मौजूद थे और उनकी सप्लाईज से पूरे के पूरे सप्लाई बेस भरा हुआ था। गड़गड़ाहट के साथ नंबर 7 स्क्वाड्रन ऑफ MiG-2000 चार्ज्ड इनटू द टेरिटरी, एयर टेरिटरी, and bombed and bombed and bombed. Laser guided bombs, 1000 pounder bombs demolished मंटो ढालो। मंटो ढालो में अब पत्थरों के सिवा कुछ नहीं बचा था। हमने दुश्मन के तकरीबन 300 सैनिक मार गिराए। इट वॉज अ बिग विक्ट्री। ठीक एक हफ्ते के बाद मई 24 को हमने टाइगर हिल के ऊपर इंडियन एयरफोर्स का वो जलवा देखा जिसने इंडियन आर्मी को टाइगर हिल जिताने में बहुत मदद करी। इंडियन एयरफोर्स का खौफ पाकिस्तानियों के दिल में इस कदर भर गया कि उन्हें रात दिन इंडियन एयरफोर्स के जहाज नजर आ रहे थे। बटालिक, मचको, द्रास, तुर्तुक, जहां देखिए ये बॉम्बर्स की गड़गड़ाहट और कॉम्बैट एयर पेट्रोल चारों तरफ एयर स्पेस के ऊपर पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। दुश्मन इसका सामना नहीं कर पा रहा था और घुटने टेकने को मजबूर हो रहा था। ऑपरेशन सफेद सागर के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने तकरीबन 7800 फ्लाइट्स करी। अलग अलग तरीके से उन्होंने इंडियन आर्मी की जो ये कारगिल की लड़ाई थी इसे जीतने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। IL-76 और AN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ने देश के हर कोने से फौज को और उसके इक्विपमेंट को रिकॉर्ड टाइम में लेह पर पहुंचाया। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स, रेकी प्लेन्स ने दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला और उनकी फोटोग्राफ्स की मदद से हमने सटीक ऑपरेशंस प्लान किए। दुश्मन के ठिकानों के एकदम पास तक भी जब हमारी आर्मी पहुंच रही थी तो भी हमने उन्हें रीइंफोर्समेंट पहुंचाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के इन जहाजों का इस्तेमाल किया। यह लड़ाई एक ऐसी थी जिसमें कभी हमारे सैनिकों के हाथ ग्रेनेड से उड़ रहे थे, कभी दुश्मन की माइन पर पैर पड़ रहा था तो पैर उड़ रहा था। दुश्मन की गोलीबारी के बीच यह एक ऐसा मंजर था जहां मौसम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। घायल सैनिकों का कैजुअल्टी इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स ने बहुत बढ़िया तरीके से किया और कई फौजियों की जान बच सकी। कॉम्बैट एयर पेट्रोल लगातार हमारे एयर स्पेस की पेट्रोलिंग करते रहे। उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक भी जहाज को हिंदुस्तानी एयर स्पेस में फटकने तक नहीं दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बॉम्बर्स, द फाइटर्स, जिन्होंने इतनी प्रिसिशन बॉम्बिंग करी कि दुश्मन नेस्तनाबूद तो हुआ ही, देयर वॉज नॉट अ सिंगल केस ऑफ ब्लू ऑन ब्लू किल। यानी जिस पहाड़ी पर हमारी फौज भी मौजूद थी, जिस पहाड़ी पर दुश्मन की फौज भी मौजूद थी, वहां पर ऐसी बॉम्बिंग करना कि बॉम्ब दुश्मन के ऊपर ही गिर रहे थे और हमारी फौज का बाल भी बांका नहीं हुआ। वी सैल्यूट इंडियन एयरफोर्स, दे टच्ड द कारगिल स्काइज विद ग्लोरी। शौर्य टेल्स के अगले एपिसोड में ऐसी और कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।